हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और नॉर्थम्पटनशायर के बीच में। बीच का एक मैच डे हमने कवर नहीं करा था। मैच उतना सही नहीं भी लग रहा था, थोड़ा टाइमिंग इशू भी था। लेकिन लास्ट जो काउंटी चैंपियनशिप के मैच हमने कवर करे थे वो उतना अच्छा नहीं गया था। सरे का जो मैच था, उसके पहले वाला मैच जो कि इसी ग्राउंड पे और इसी एसेक्स का जो मैच था केंट के अगेंस्ट में, वो मैच लेकिन काफ़ी सही गया था हमारे लिए। हालांकि मैच का प्रिडिक्शन तो उतना सही नहीं गया था, लेकिन अगर हम टीम की बात करेंगे स्मॉल लीग वगैरह की, तो वो सही ही गया था। तो इसके बाद भी एसेक्स ने दो मैचेस खेले हैं। नॉर्थम्पटनशायर के कोई भी मैचेस अभी तक यही लिस्ट किए थे ड्रीम 11 ने। ये पहला मैच उनका होने जा रहा है और उन्होंने भी दो मैचेस खेले हैं, ठीक है। तो इन मैचेस में क्या हुआ है उसके बारे में हम बातें करेंगे। एसेस के बारे में तो मैंने आपको बताया ही हुआ था कि क्या होता है उनके साथ, और स्पेशली इस ग्राउंड पे वो क्यों इतना डोमिनेटिंग होते हैं, और उसका एग्जांपल आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा। नॉर्थम्पटनशायर के बारे में कुछ बातें हमें बताना ज़रूरी है। नॉर्थम्पटनशायर काउंटी सर्किट की वन ऑफ द वीकेस्ट टीमों में से है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। चाहे वो 20 ओवर हो, 50 ओवर हो, कुछ भी हो, नॉर्थम्पटनशायर हमेशा ही वीक टीमों के सूची में ही रहती है। लास्ट सीजन भी अगर आप देखेंगे तो 6 टीमों की टेबल में चौथे स्थान पर उन्होंने खत्म किया था। बैटिंग बेसिकली इनका वीकनेस रहता है, और बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो एक दो नाम को छोड़ के उतना कुछ खास इनका नहीं रहता है। बैटिंग में अगर आप सीजन परफॉर्मर देखेंगे तो आप मतलब ढूंढते हैं ऐसे बैट्समैन जो एट द एंड ऑफ द सीजन आपको कम से कम एक दो बैट्समैन जो 50 के ऊपर औसत आपको रख के दे, एट द एंड ऑफ द सीजन 800-900 करके रन बनाए। लेकिन ऐसा कोई भी नाम आपको नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से देखने नहीं मिलेगा। कुछ नाम आए हैं जिनके बारे में हम आगे बातें करेंगे, तो उन्होंने कुछ हद तक इफेक्ट डाला हुआ था। बाकी एसेस के बारे में हमने बताया हुआ था कि ये बैटिंग डोमिनेटिंग टीम कभी रही नहीं है। पहला मैच जो ड्रीम 11 ने लिस्ट भी करा था एसेस और केंट के बीच में, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, वहाँ पे उनकी बैटिंग हालांकि काफ़ी अच्छी रही थी, और उसके पीछे भी मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं। लेकिन उसके बाद जो दो मैचेस हुए हैं, एक मैच एसेक्स जीती है वो भी बहुत मुश्किल से, और दूसरा मैच वो हारे थे। और दोनों ही मैच में कॉमन चीज़ जो था वो था उनका बैटिंग अच्छा नहीं हुआ था। डिस्पाइट बॉलिंग उसका सही था, लेकिन बैटिंग इतना ही खराब हुआ था कि एक मैच उनको हारना भी पड़ा था, और बहुत मुश्किल से वो एक मैच जो वो जीते थे वो जीते थे। और नॉर्थम्पटनशायर अभी दो मैचेस जो वो खेल के आए हैं, दोनों ही मैच में वो बैकफुट पे थे, लेकिन दोनों ही मैच में उन्होंने मैच को बचाया, जीते नहीं है वो कोई मैच, और दोनों मैच उन्होंने टाई करा हुआ है। तो ये अभी तक सीन चल रहा है, ठीक है। बाकी इस ग्राउंड के बारे में लास्ट मैच भी हमने कवर करा था, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, और नया जो हम देख पा सकते हैं इस ग्राउंड पे उसके बारे में हम बातें करेंगे। कुछ चेंजेस हैं एसएस के टीम में लास्ट मैच से। कुछ बड़े प्लेयर्स का नहीं खेलने वाले हैं इस मैच में, और कुछ बड़े प्लेयर्स का इंक्लूजन भी होने वाला है। तो सब कुछ होगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना और एंड तक देखना, कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ से लेके जा पाएंगे। तो काउंटी ग्राउंड चेंजफोर्ड में मैच होने जा रहा है, जो एसेस का घर है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। ये सब देख के कोई फायदा नहीं है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो एसेक्स आपको 2-0 से आगे होती दिख जाएगी, और 3 मैच टाई हुआ है। लेकिन इसमें एक ही मैच है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हुआ था लास्ट सीजन पे। उसके पहले अगर आप दूसरे मतलब सेकंड लास्ट मैच देखने जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा 6 साल पीछे, और कोई फ़ायदा नहीं है ऑफकोर्स उस मैच को देखने में भी। लेकिन ऑफकोर्स नॉर्थम्पटनशायर यहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं। एसेक्स जो मैचेस के जो रिजल्ट आए हैं वो एसेक्स के सपोर्ट में ही आए हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, ये सब हम पहले बता चुके हैं। नॉर्थम्पटनशायर के होकर आप देखेंगे कि बैटिंग में भी खास कुछ नहीं। बॉलिंग पे दो नाम लेकिन बताने लायक है। साइमन शायद नाम है इनका, केरिगन, और बेन सैंडरसन, ये दोनों नाम है। हालांकि इनका भी बहुत बढ़िया कुछ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा था जो आप काम पे लगा सकते हैं कहीं ना कहीं पे जाके। हेड टू हेड की मैचेस की बात करेंगे तो एक मैच मैंने जैसा बोला है, और ये मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था, और बहुत ही बुरी तरीके से हराया था नॉर्थम्पटनशायर को एसेस की टीम ने। और वही सेम स्ट्रैटेजी, ठीक है। एसेस का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ, मुश्किल से 170 रन उन्होंने बनाया, और उसी 170 रन से ही निपटा दिया नॉर्थम्पटनशायर की टीम को, ठीक है। एक इनिंग्स पे उन्होंने बनाया था 81, और एक इनिंग्स पे उन्होंने बनाया था 45। तो ये तो इनका हालत था। अगर बैटिंग से बात करें तो एक इनिंग्स में एमिलियो गे ने 38 बनाया था। बाकी बॉलिंग से ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं, जहाँ पर आपको सैम कुक दोनों इनिंग्स में 10 विकेट लेते हुए दिखेंगे। बाकी पॉटर, स्नेटर, इनके भी विकेट्स रहे हैं। एसेस की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं, मोस्टली यही रहता है इनके साथ। उसके बावजूद भी डैन लॉरेंस और वीटर के कुछ स्कोर्स थे, और बॉलिंग पे टॉम टेलर, प्रॉक्टर, ये दोनों अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो ये मामला था हेड टू हेड में। आप देख सकते हैं बहुत ही लो स्कोरिंग एनकाउंटर था। 2 दिन पे ये मैच निपट भी गया था, और एसएस ने बहुत ही इजीली मैच को जीत भी लिया था। अच्छा, तो ये हुआ था हेड टू हेड, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हेड टू हेड से यही चीज़ है जो आप देख सकते हैं। बाकी मैच बहुत पुराना है, तो वो आपके किसी काम पे आने वाला नहीं है। ग्राउंड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो लास्ट मैच में हमने देखा था कि जो ग्राउंड की हमें चीज़ें देखने को मिल रही थी रीसेंट मैचेस में, मतलब रीसेंट मैचेस, लास्ट मैच जो हुआ था पहला मैच, तो वहाँ पे रीसेंट मैचेस के तौर पे हम उन मैचेस को कंसिडर कर रहे थे जो कि लास्ट सीजन के
एंड फेज़ के मैचेस थे। अभी एंड फेज़ में क्या होता है कि पिचेस में कुछ बदलाव आते हैं, वो होता है रन्स कम बनते हैं, तो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। हर मैच में शायद नहीं हो, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। लेकिन सीज़न के शुरुआत में हर ग्राउंड पे ही, चाहे वो कितना भी स्पिन हेल्पिंग हो, कुछ भी हो, रन्स बन जाते हैं। ठीक है, पहले 2-3 मैच में रन्स बन जाते हैं। तो वही चीज़ हमने देखा। हालांकि स्पिनर के बारे में जो चीज़ हमने प्रेडिक्ट करा था वो चीज़ वहाँ पे भी सही गया था, लेकिन रन्स जो हम देख रहे थे कि 200-300 के भीतर रन बन रहे हैं, उसके भी नीचे स्कोर्स बन रहे हैं, और वो डिफेंड भी हो रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हुई थी। दोनों इनिंग्स मिलाकर अगर हम बात करें तो 1000 के ऊपर रन्स बने थे। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, पहले ये जो आपको रिसेंट मैचेस देखने मिलेंगे ना, अगर आप जितना पीछे जाओगे, ठीक है, मतलब जितना लास्ट सीजन के लास्ट के मैचेस आप देखोगे, रन्स थोड़े से कम आपको दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पहले वाले मैचेस की तरफ जाओगे, रन्स आपको थोड़ा बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा क्योंकि ये सब बातें हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, ये हुआ था अप्रैल 8 को। ठीक है, तो ये जितने मैचेस मैंने 5-6 मैचेस लिस्ट करे होंगे लास्ट सीजन के, तो उसमें से पहला मैच है। रन्स देखो कि यहाँ पे बने, ठीक है, 490, 475। ठीक है, कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर है, ये सब आप बातें कर चुके हैं, तो ये दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। बॉलिंग पे कुक, हार्मर हमेशा ही अगर आपको देखेगा, क्योंकि मिनिमम दूसरे दिन के बाद उनको बॉलिंग करने का मौका मिलता है। कभी कभार पहले दिन पे भी काम वो कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अगर दूसरे दिन के बाद से उनको बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो वो यहाँ पर धमाका मचाते हैं। और अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़े, पहले दूसरे दिन पे ही अगर एसएस की बॉलिंग आ जाए, तो उनके जो पेस अटैक होते हैं, स्पेशली सैम कुक, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, तो ये मामला है। ठीक है, रन्स काफ़ी बने, मैच ड्रॉ हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि रन्स काफ़ी कम बने थे यहाँ पे। ठीक है, और एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था जहाँ पे भी एसिक्स ने जीत हासिल करा था, डिस्पाइट पहले इनिंग्स में 96 पर निपट गया था। और यहाँ पर पेसर्स का ही जो है आपको डोमिनेशन देखने को मिल जाता था पहले इनिंग्स पर। और ये कुछ हार्मर तो मैंने बताया कि दूसरे दिन पर अगर उनको बॉलिंग मिले तो वो इफेक्टिव होते हैं, और 330 एक इनिंग्स से बना के उन्होंने मैच जीत लिया था। उसके बाद 412 भी स्कोर बने हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, अभी एकदम लास्ट के मैचेस में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रन्स काफ़ी कम बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 166, 217, ठीक है, वो भी चेज नहीं हुआ। उसके बाद 293, 210, ऐसा। और लास्ट जो मैच हुआ था, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट मैच था, वहाँ पे काफ़ी रन्स बन गए, काफ़ी कम रन्स बने थे, फिर से 76, 276, ये मामला रहा था। उसके बाद जो नॉर्थ डम्पटनशायर वाला मैच आपने देखा, वहाँ पे भी 81, 170, ये मामला रहता है। ठीक है, अगर हम लास्ट के मैचेस की बात करें, लेकिन पहले के 2-3 मैचेस में अगर एट द हर सीज़न में अगर हम देखेंगे तो समझ लो 7 या 6 अगर होम मैचेस होते हैं, तो पहले 2-3 मैचेस में रन्स बन भी जाते हैं। ठीक है, अभी आपकी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि नॉर्थ डम्पटनशायर की बैटिंग कभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, तो क्या पता वो पहले 2-3 मैच डेज में भी अगर मैच खेलने इस ग्राउंड पे, तब भी वो रन नहीं बना पाए। लेकिन पहले 2-3 मैच डेज में यहाँ पर रन बन भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे चलता जाता है, वो जो स्लोनेस है वो आ जाती है, जो रनों का कम होने का सिलसिला है वो चालू हो जाता है। ठीक है, यही बात है। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो इस सीज़न का जो मैच हमने कवर करा था एसेक्स और केंट के बीच में, 514 रन बनाए थे एसेक्स ने। मैंने 1000 बोला, 1100 के ऊपर, 1100 के आसपास रन बने थे, जहाँ पर ब्राउन, कुक और क्रिशली ने 100 मारे हुए थे। बाकी वेस्ली, रॉसिंगटन, वीटर के भी डिसेंट स्कोर्स थे। पेसर्स का अपर हैंड था। और केंट ने भी 581 रन बना दिए थे, जहाँ पर आपको स्पिनर्स के तौर पर क्रिशली और डैन लॉरेंस की बॉलिंग देखने को मिल जाती है, जिन्होंने 7 विकेट निकाले हुए थे। और दूसरे एंड से भी एसेक्स ने बेहतर बल्लेबाजी करी। एसेक्स इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग वाली टीम नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। और उसके बाद, मतलब इस मैच के बाद जो 2 मैचेस एसेक्स खेली है, वहाँ पे भी हमने देखा हुआ है, तो यही बात है। लेकिन क्योंकि पहला मैच था और केंट की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास थी नहीं, तो उतना कुछ नुकसान उनको हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा, मतलब उसके अगले ही 2 मैच पे हमने देखा है कि एसेक्स की बैटिंग मुंह के बल गिरी हुई है। और जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा, ये चीज़ आपको और भी अच्छी तरह से दिख जाएगा कि एसएस की बैटिंग इतनी रन बनाने वाली टीम नहीं है। जो 500 रन आप देख रहे हैं ना, ऐसा भी मैच आपको देखने मिलेगा जहाँ पर 2 मैच के दोनों इनिंग्स मिलाकर भी 500 रन वो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैचेस वो जीत जाते हैं, स्पेशली अगर इस ग्राउंड में मैचेस हो तो, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये बात है। ठीक है, तो ग्राउंड से हमने जो चीज़ देखा था लास्ट मैच में भी, तो मैं फिर से आपको रिवाइंड करवा दूँ कि रन्स जो हैं पहले 2-3 मैच जिन्हें बनते हैं, जो समरी है हमारे पास वो है ये कि रन्स जो हैं पहले 2-3 मैच में बन जाते भी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाता है, ये रन्स का जो मार्जिन है वो कम होता जाता है। स्पिनर्स यहाँ पे दूसरे दिन से ही काम पे लग जाते हैं और विकेट्स भी वो निकालते हैं।
और ये चीज़ एसएस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि उनके पास इस फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इस काउंटी सर्किट में, जिनका नाम है साइमन हार्मर। साइमन हार्मर इस मैच में खेले नहीं थे पहले मैच पर, हालांकि मुझे लगता नहीं अगर वो खेलते भी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, शायद वो विकेट निकाल लेते, लेकिन रन मुझे लगता है उसी के आसपास कुछ बनता। लेकिन साइमन हार्मर हमेशा ही इफेक्टिव होते हैं और ये हमेशा ही एसएस की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं और इस ग्राउंड पे भी हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये चीज़ हमने पहले ही बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो में भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके अगर आप देखेंगे तो आपको देखिएगा हार्मर का बहुत बार नाम आता है और मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 विकेट से उनका मतलब मन भर जाता होगा, 6, 7, 8, 9 विकेट तक वो लेते हैं। तो ये सीन है ठीक है। तो लास्ट में जब हार्मर खेले नहीं तो क्रिस्टी ने वो रोल निभाया हुआ था, डैन लॉरेंस ने निभाया हुआ था। तो ये चीज़ होता है। और अगर आपके पास बैटिंग अच्छी नहीं है तो आप एसएस की पेस बॉलिंग के सामने भी एक्सपोज हो जाते हैं और ये काम अगर पेस बॉलिंग का कोई लीड करने का वो मैटर होता है तो वो काम जनरली सैम कुक और जेमी पॉटर हिस्टोरिकली करते आए हैं। कभी कभार कोई और बॉलर्स का भी आपको रोल देखने मिल जाता होगा, जैसे कि सेन स्नेटर का भी थे, पीटर सिडल पहले खेलते थे, उनके भी नाम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो ये मैटर है। बाकी बैटिंग से एलिस्टर कुक एक स्टैंड आउट नाम होते हैं जो जनरली अच्छा करते हैं। इसके अलावा कभी कभार डैन लॉरेंस, कभी कभार टॉम वेस्ली, कभी कभार व्हीटर, ये है कंसिस्टेंटली उस तरह से हमें कुछ देखने नहीं मिलता है। अगर और भी आपको डिटेल में देखना है तो मैं फिर से रिमाइंड करवाता हूँ, आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। तो ये मामला है ग्राउंड से। ठीक है, हेड टू हेड से हमें एक ही मैच देखने मिला था और एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बुरी हालत में रही है नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग। अभी इस सीजन में क्या हुआ है कि नॉर्थम्पटनशायर ने 2 इंक्लूशंस करे हैं और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो वो 2 इंक्लूशंस काफ़ी सही इंक्लूशंस हैं। ठीक है, एक बैट्समैन को उन्होंने इंक्लूड करा है, इन फॉर्म मोमेंटम है इस बैट्समैन के पास, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर को। लेकिन इनके आने के बाद भी नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं हुई है। लास्ट मैच में भी एक चीज़ हमने नोटिस करा है, हालांकि कुछ हद तक फ़ायदा तो हुआ है। अगर वो प्लेयर्स नहीं होते तो शायद लास्ट मैच से ही नॉर्थम्पटनशायर का हार का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं किन की बात कर रहा हूँ आगे बताते हैं। प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं तो एसएस की तरफ से आपको जो 2 मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे वो हैं डैन लॉरेंस नहीं खेलेंगे और एडम रॉसिंगटन नॉर्थम्पटनशायर से ही लोन पे गए हैं एसएस पे, तो इसीलिए उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ रूल्स वगैरह हैं और डैन लॉरेंस इंजर्ड है। तो इनके जगह पर फिरोज खुशी आ सकते हैं या फिर यहाँ पर पॉल वाल्टर, इन दोनों में से किसी एक का इंक्लूजन हो सकता है। फिरोज खुशी जेन्युइन बैट्समैन ही होंगे, पॉल वाल्टर थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि दोनों में से किसी को भी आप अपनी टीम में लेना चाहेंगे क्योंकि फॉर्म का कोई अता पता है नहीं इनका। निक ब्राउन, ये जो पहला मैच एसएस का हुआ था इस ग्राउंड पे, वहाँ पर उन्होंने 100 मारा हुआ था, उसके बाद से उनका भी कोई परफॉर्मेंस या फॉर्म का अता पता नहीं है। सिंगल डिजिट्स में वो आउट हुए हैं कुछ इनिंग्स में, लास्ट 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो। एलिस्टर को स्टार्ट्स ले रहे हैं लेकिन अभी तक वो बड़ा कुछ वो नहीं कर पाए हैं और ऑब्वियसली आप उनको इस ग्राउंड पे छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो लेके चलना है। टॉम वेस्ली कुछ स्कोर उन्होंने बनाए हुए हैं, उस लास्ट मैच में भी कुछ स्कोर उन्होंने बनाए हुए थे, तो आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है ऑलराउंडर सेक्शन में अगर वो हो तो उनको ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद है मैट क्रिस्टी, ऑब्वियसली आपकी टीम में होने चाहिए। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। जिस ग्राउंड पे मैचेस हो रहे थे वो उतना ज़्यादा स्पिन हेल्पिंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता था। ठीक है, और मैट क्रिस्टली जो है, अगर आपको नहीं पता हो तो एसएस की जो ये पूरी प्लेइंग 11 है ना, वहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर थे पिछले सीजन की। अगर हम काउंटी सर्किट की बात करें तो भले ही वो दूसरे टीम के ऊपर खेलते थे लेकिन 1000 के ऊपर रन उन्होंने बनाए थे, जो कि बड़े बड़े जो नाम हैं यहाँ पे, एलिस्टर कुक, डैन लॉरेंस, टॉम वेस्ली, इनमें से किसी ने नहीं बनाए थे। तो बैटिंग हैंड इनका बहुत ही बढ़िया रहा है पिछले सीजन में, जो बहुत ही अंडररेटेड मतलब दिखाया जा रहा था पिछले सीजन तक भी। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है एसएस बहुत ही अच्छी तरीके से इनको यूज़ कर रही है बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि एक तो ये चेल्सफर्ड का ग्राउंड है जहाँ पे आपको वैसे भी स्पिनर चलाने होते हैं, और दूसरी बात ये कि डैन लॉरेंस नहीं खेलने वाले हैं जो दूसरे स्पिनर का रोल निभा रहे थे। अभी साइमन हार्मन आ चुके हैं तो साइमन हार्मन अपने पहले स्पिनर हो गए और दूसरे स्पिनर का जो रोल है वो मुझे लगता है फिर से मैट क्रिस्टी निभाने वाले हैं। तो इन अभी परसेंटेज कैप्टन वही हैं। कुछ लोग देख सकते हैं कि चलो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या पता, लेकिन ये चीज़ मत सोचना, बॉलिंग वो कर सकते हैं यहाँ पे और परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जायज़ ऑप्शन मैट क्रिस्टी है। उसके बाद वीटर हैं, साइमन हार्मर ऑब्वियसली इस ग्राउंड पे बेस्ट कैप्टन चॉइस होते हैं, सेफ कैप्टन चॉइस होते हैं। अभी बात ये है कि मुझे लगता है कि साइमन हार्मर विकेट्स नहीं लेंगे, आराम से मुझे लगता है कुछ डिसेंट अमाउंट के पॉइंट तो आपको दे के ही जाएंगे। अभी बात यह है कि अभी भी अगर ये ग्राउंड उसी तरीके से बिहेव करता है जहाँ पे भतेरा रन्स बने, ठीक है, ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि इनसे ज़्यादा कोई पॉइंट देके जाए, कोई बैट्समैन देके जाए, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर देके जाएंगे, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं।
उसके बाद जेमी पॉटर, सैम कुक, मैट मार्क स्टिकटी और शेन स्नेडर ये आपके लिए पेस अटैक को लीड करेंगे। और अगर पहले 1-2 दिन में ही जो है नॉर्दर्न रशिया की बैटिंग एक्सपोज हो जाती है तो साइमन हार्मर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो पेस अटैक है यही धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, जहाँ पर मोस्टली हिस्टोरिकली सैम कुक ने लीड करा हुआ है। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में मार्क स्टिकटी ने भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई हुई है। तो इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए, एलिस्टर कुक आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, वैसे ही बैटिंग सेक्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए इनको लेके। क्रिशली, हार्मर, सैम कुक ये 4 आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थम्पटनशायर काफ़ी वीक टीम है, हाई चांसेस हैं कि वो दोनों इनिंग्स बैटिंग भी करे, उनके 20 के 20 विकेट भी गिरे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स जो है आपको लेकर चलने पड़ेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा मैच में, ठीक है। रन्स बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैच लास्ट सीजन के मैच की तरह 2 दिन में ख़त्म भी हो सकता है, सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना पक्का है कि नॉर्थम्पटनशायर को दोनों इनिंग्स बैटिंग करनी है, ठीक है, जो लगभग सर्टेन लग भी रहा है। अभी क्रिकेट है, कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन लग रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स जो हैं लेके चलने पड़ेंगे। लास्ट मैच में मैट क्रिचली ने कुछ बॉलिंग कराई हुई थी, सेकंड लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, लास्ट मैच में उन्होंने कुछ बॉलिंग कराई हुई थी, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉलिंग भी जो है ज़्यादा होने वाली है, जिसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। यहाँ पे 5वां प्लेयर्स आप स्टिकटी और पॉटर में से किसी एक को ले सकते हैं। अभी इस ग्राउंड पे मैं जनरली पॉटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। लास्ट हेड टू हेड में भी हमने देखा होगा कि पहले इनिंग्स में पॉटर ने 4 या 5 विकेट निकाले हुए थे। हालांकि कुछ डाउनवर्ड्स उनका फॉर्म जो है चल रहा है रिसेंट कुछ समय की अगर मैं बात करूं। और ये मैंने लास्ट मैच में बताया हुआ था, लास्ट मैच की जो वीडियो हमने बनाई हुई थी वहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि जो भी मैच ड्रीम 11 लिस्ट कराती है ना एसएस की, उन मैचेस में पॉटर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये मैंने बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बाजू वाले जितने भी मैचेस होंगे जो ड्रीम 11 लिस्ट नहीं कराती है, वहाँ पे पॉटर विकेट बतेरा लेते हैं। तो ये एक चीज़ है कि पॉटर और स्टिकटी में से आप किसी एक को या फिर दोनों को भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए 6 प्लेयर्स हो गए। विकेट कीपर आप विटर को ही लेंगे शायद, क्योंकि यही बेटर ऑप्शन आपके लिए होंगे, और दोनों इनिंग्स कैचिंग का भी इनको जो है चांसेस मिल सकता है। तो ये 7 में से आपको 6 या 5 या 6 ही लेके चलोगे, 5 तो नहीं लेके चलो। तो ये हो गए एलिस्टर कुक, वेस्ली, क्रिशली, वीटर, हार्मर, तो यहाँ से हो गए 5, सैम कुक 6ठे, और पॉटर स्टिकटी में से कोई एक 7। या फिर आप पॉटर स्टिकटी दोनों को लेके चल सकते हो, वीटर को वहाँ से छोड़ के वहाँ पे जो नॉर्थम्पटनशायर के कीपर होंगे वास्कोन्सेलोस, आप उनको भी लेके चल सकते हो। बेंच पे पॉल वॉल्टर और वो फिरोज खुशी में से कोई एक खेलेंगे। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि फिरोज खुशी खेलें, क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन होंगे वो। और फिरोज खुशी अगर खेलते हैं तो वहाँ पे जो डैरेन लॉरेंस का बैटिंग रोल है वो निभा लेंगे, और डैरेन लॉरेंस का बॉलिंग का जो वो होगा वो हो रहा था वो क्रिशली ज़्यादा ओवर करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्दर्न जाके होकर यहाँ पर विल यंग और वास्कोन्सेलोस ओपनिंग कर सकते हैं। वास्कोन्सेलोस कीपिंग भी करते थे, लेकिन इस सीजन में मैकमैनस को लिया है हैम्पशायर से। मैकमैनस ने लास्ट सीजन में लिमिटेड ओवर मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके रखी हुई थी। वैसे तो विल यंग की बात करें तो देखिए इनके कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक 2 सीजन उन्होंने डरहम के होकर खेला होगा शायद। न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। इंजरीज एकमात्र रीज़न रहा है जो मुझे लगता है अभी तक ये उतने एस्टैब्लिश स्टार नहीं बन पाए हैं न्यूजीलैंड टेस्ट टीम में या न्यूजीलैंड नेशनल टीम में भी। नहीं तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से विल यंग बहुत ही अव्वल नंबर पर आते हैं। इंजरी थोड़ा बहुत इनका ये हो गया है। अभी न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में भी इनको रेगुलरली मौका मिलने लगा है। काफ़ी सही प्लेयर हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने एक मैराथन इनिंग्स खेला हुआ था और मैच को बचाया हुआ था। तो डेफिनेटली लेने लायक प्लेयर हैं। और मतलब नॉर्थम्पटनशायर के टीम में जितने प्लेयर्स हैं उनमें से तो ये कुछ अलग ही उभर के आ सकते हैं इस सीजन में, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। तो बिल्कुल लेने लायक प्लेयर हैं। वास्कोन्सेलोस आप ले सकते हो। वास्कोन्सेलोस मेरे ख्याल से हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे लास्ट सीजन में नॉर्थम्पटनशायर के होकर। खास इनका भी बहुत कुछ वो नहीं था, लेकिन चलो कुछ हद तक तो सही था ही। उसके बाद एमिलियो गे, सेवजायव लास्ट सीजन में रॉयल लंदन कप जो हुआ था वहाँ पर कुछ रन उन्होंने बनाए थे। कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं। रॉब केओ, जॉश कॉब, लुइस नामी का प्रॉक्टर, मैकमैनस, गैरेथ बर्ग, मार्टिन केली एक और नया इंक्लूशन है, ऑस्ट्रेलियन है, आपको पता ही होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का खेलते थे वो। बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जनरली बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और बेन सैंडरसन। अभी इनमें से देखिए विल यंग और मार्टिन केली, इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ये दोनों ही इस फॉर्मेट में काफ़ी ट्राइड एंड ट्रस्टेड ऑप्शन है, ठीक है। अगर इंडिविजुअलिटी की बात हो तो इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं। मार्टिन केली बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो इन दोनों को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो रॉब केओग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। रीज़न ये है कि ये चेम्सफर्ड है, जहाँ पे स्पिनर्स को हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रायोरिटी मिलता है। रॉब केओग बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर बेन सैंडरसन, अगर लास्ट मैच का प्लेइंग 11 रहता है तो बेन सैंडरसन आपके लिए सही ऑप्शन है। एक चीज़ याद रखना कि एसएस के लिए जो उनका बॉलिंग है वो बहुत अच्छा होता है। बैटिंग को लेके आप एसएस की बैटिंग को लेके कभी भी कंफर्म कुछ बता नहीं सकते,
इवन लास्ट सीजन में जो मैच हुआ था वहाँ पे भी आपने देखा कि एसएस की बैटिंग वीक हो गई थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ये चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा कि एसएस की बैटिंग को लेकर आप ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जेन्युइन जो सही बॉलर्स आपको लग रहे हैं उनको आपको लेकर चलना पड़ेगा। मार्टिन केली मैंने बता दिया, रॉब कियोक मैंने बता दिया, सैंडरसन आपके पास ऑप्शन है अगर लास्ट मैच की प्लेइंग 11 ही रहती है तो। अभी यहाँ पे एक प्लेयर का इंक्लूजन कर सकती है टीम। अच्छा, गैरेथ बर्ग भी एक डिसेंट ऑप्शन है, बहुत खास कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। एक प्लेयर का यहाँ पर इंक्लूजन कर सकती है टीम, वो है साइमन केरिगन, साइमन ही शायद नाम होगा इनका, केरिगन। ये भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक विकेट टेकिंग स्पिनर है, ठीक है। और लास्ट मैच में आपने देखा होगा केंट की तरफ जब बॉलिंग हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे पार्ट टाइम स्पिनर्स को बॉलिंग कराया हुआ था। अभी उनमें उतना ज़्यादा कुछ एबिलिटी नहीं है विकेट लेने का, तो शायद उतने इफेक्टिव वो नहीं भी हो पाए हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं। साइमन केरिगन अगर खेलते हैं तो एक ट्रायबल ऑप्शन है, इवन बेन सैंडरसन की जगह पर भी आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं कि एसएस पहले बॉलिंग करा रही है, पॉसिबिलिटी है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन एसएस को बैटिंग करना पड़े, तो तब जाके आप साइमन केरिगन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो प्लेयर्स कंसीडर करने वाले हैं, विल यंग, यहाँ से मार्टिन केली, रॉब कियो, ये तीन को तो मैं लेके चलूंगा ही। वास्कोंसेलोस अगर आप वहाँ से वीटर को नहीं ले रहे हो तो वास्कोंसेलोस आपके लिए डिफॉल्ट कीपर हो गए, 4 यहाँ से। और 5वां प्लेयर सैंडरसन और केरिगन अगर खेलते हैं केरिगन, नहीं तो सैंडरसन, ठीक है। इसके अलावा गैरेथ बर्ग, प्रॉक्टर, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो थोड़े बहुत मतलब बैटिंग वगैरह कर लेते हैं बॉलिंग के साथ साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में मैनेज कर पाओगे। जॉश कॉब एक अच्छे ऑप्शन होते लेकिन फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं वो, ठीक है। ये भी काफ़ी सही बैट्समैन है, बॉलिंग भी डिसेंट करवा लेते हैं, लेकिन अभी मेरे टीम में मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या करते हैं आगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। टॉम टेलर लास्ट मैच में खेले नहीं थे, लास्ट सीजन का काफ़ी बढ़िया गया था लिमिटेड ओवर मैचेस में, लेकिन अभी तो यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया गया था लास्ट मैच में। मुझे लगता है मार्टिन के लिए और टॉम टेलर लाइक टू लाइक प्लेयर हो जाएंगे, तो वही है। बाकी मार्टिन के लिए क्योंकि खेल रहे हैं तो टॉम टेलर को मौका नहीं दिया जा रहा है। कैप्टन चॉइस की बात करें तो कुक, क्रिशली के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेस्ली और ब्राउन, क्योंकि यही परफॉर्मर्स थे लास्ट मैच में। हार्मर सबके टीम में होंगे जब भी लोग खेलते देखेंगे, लेकिन कैप्टन भास्करन कितने लोग बनाएंगे उसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हमारे लिए डेफिनेटली एक कैप्टन भास्करन ऑप्शन है क्रिशली के साथ, या क्रिशली के ऊपर भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। सैम कुक्स, टिकेटी, ये बॉलरों में से आप देख सकते हो। पॉटर को भी कंसिडर कर लेना अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेकर चलना है तो, क्योंकि इस ग्राउंड में पॉटर के रिकॉर्ड्स हमेशा बेहतर रहते हैं। नॉर्दर्न शा के होकर यंग, क्यों, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यंग को सभी टीम में लेंगे क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन है भी नहीं आपके पास बैटिंग से अगर आप देखेंगे तो। उसका जाय वेस्कॉन्सेलस, अगर परसेंटेज की बात करूँ तो हालांकि मुझे लगता नहीं कि कियो कैप्टन बनाने वाला है। वास्कोंसेलस कुछ लोग ले सकते हैं क्योंकि इनके बैटिंग में पिछले सीजन में भी अगर मैं बात करूँ तो 2 प्लेयर्स कुछ हद तक परफॉर्म करते थे। एक तो है वास्कोंसेलस, मतलब अगर मैं वाइटलिटी लास्ट वगैरह की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक तो ये वास्कोंसेलस थे और दूसरे से रॉसिंगटन तो चलिए एसएक्स में आ गए हैं अभी, और वास्कोंसेलस ये हैं, तो देख सकते हैं आप। अच्छे ऑप्शन है, बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। केरिगन सेंटर में से कोई एक केरिगन अगर खेलते हैं तो केरिगन के ऊपर प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि चेंजफोर्ड का ग्राउंड है, स्पिनर्स यहाँ पर चलते हैं ज़्यादा। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि दूसरे या चौथे इनिंग्स में नॉर्दर्न शा की बॉलिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं। और मार्टिन के लिए यहाँ से तो मैंने बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे तो निक ब्राउन को लेने का कोई मन मेरा नहीं था, लेकिन अगर आप निक ब्राउन को नहीं भी लेते हैं तब भी आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थम्पटन शायद दोनों इनिंग्स बैटिंग करेगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप चाहें तो उनके जगह पे किसी और बैट्समैन को ले सकते हैं। एमिलियो गे एक अच्छे ऑप्शन है। सैफ जायब खास कुछ तो मैंने नहीं देखा है, हालांकि परसेंटेज थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हैं तो सैफ जायब के साथ भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेसिकली कोई खेलेंगे भी नहीं, तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं। और ज़्यादा परसेंटेज क्योंकि ब्राउन का है, फॉर्म का उतना कोई अता पता हालांकि नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। वो जो एक इनिंग्स उन्होंने 100 मारा था उसके बाद से 10 के नीचे भी वो कई बार आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर वेस्ली को भी रखा है, मुझे बैटिंग कुशन की अगर ज़रूरत हो तो अगर आप चाहें यहाँ पर वास्कोंसेलोस के जगह पर वीटर को लेके यहाँ पे किसी एक बैट्समैन को, चलो जायब या गे में से किसी एक को ले सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। यहाँ पे दोनों बैट्समैन लेने का रीज़न ये है कि दोनों इनिंग्स बैटिंग करेगी नॉर्थम्पटन शहर, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस जो है इनके पास आएंगे बैटिंग करने के। 10-20 करके भी रन बना देते हैं तब भी क्या पता 40-50 के ऊपर ऐसे ही रन बना के चले जाएं दोनों इनिंग्स मिला के, ठीक है। बाकी विल यंग, मार्टिन के लिए, रॉब कियो, ये मेरी टीम में होंगे। यहाँ पे वेस्ली सिर्फ बैटिंग के लिए मैंने दिया है। अगर आपको नहीं चाहिए वेस्ली, अगर आपको कोई प्रॉपर बॉलिंग या ऐसा कोई ऑलराउंडर वगैरह ऑप्शन चाहिए तो केरिगन एक ऑप्शन है जो मैंने बता दिया अगर वो खेलते हैं तो, नहीं तो सैंडरसन। और मैं बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि मिनिमम 2 या 3 बॉलर्स लेके चलना नॉर्थम्पटन शहर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एसएस की बैटिंग की बात हो रही है जिनके ऊपर मेरा पर्सनली कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, और लास्ट 2 मैचेस में भी ये चीज़ हुआ है,
ठीक है। केली को मैंने रखा है, रॉब गियो को रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बॉलर अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो यहाँ पे मुझे लगता है जिनको ऊपर आप वो काम कर सकते हो वो है वेस्ली। हालांकि बैटिंग से इन्होंने बेहतर करा है और ये ग्राउंड पे मैं वेस्ली को जनरली अंडर एस्टिमेट करने का सजेशन नहीं दूंगा, यही बात है, इसीलिए मैंने इनको ड्रॉप नहीं करा है। और बॉलरों में से पॉटर मैंने बता दिया, पॉटर का क्या सीन है, क्या रहता है। सैम कुक हार्मर मस्ट हैव है, पॉटर की जगह पर भी आप अगर चाहो तो वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। 7-4 ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो आप देख सकते हो 6-5 बना सकते हो, लेकिन वो चीज़ है। बाकी जो प्लेयर्स को मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा वो है एलिस्टर कुक, क्रिस्ली, केली, केओ, हार्मर, कुक और विल यंग, ठीक है। तो यहाँ से 3, 2, 5, 7 प्लेयर्स हो गए। बाकी ये 4 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कीपर, ये स्लॉट आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, यहाँ से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर, कैप्टन वाइस कैप्टन क्रिस्टली और हार्मन है। अभी किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन बनाना है वो आप देख लो। अगर आप सेफ कैप्टन जाना चाहते हो क्रिस्टली जा सकते हो। क्रिस्टली बैटिंग हैंड बहुत ही बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा कि बॉलिंग हार्मर से वो बेहतर कर देंगे, लेकिन बैटिंग हैंड बहुत बढ़िया है इनका, ठीक है। इस पूरे जो दोनों टीम मिलाकर बेस्ट बैटिंग मुझे क्रिस्टी का ही लगा है लास्ट सीजन की। अगर बात करूं तो अंडररेटेड है थोड़े बहुत, लेकिन डेफिनेटली बैटिंग हैंड बहुत अच्छा है और अभी तो दूसरे स्पिनर का भी रोल उनको निभाना पड़ेगा। और हार्मर तो डेफिनेटली इस ग्राउंड पे बहुत इफेक्टिव होते हैं। अभी बात ये है कि मुझे लगता है हार्मर अभी भी बहुत सारा पॉइंट आपको देके जाएंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा कोई देके जाएगा या नहीं ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और एक और चांसेस भी है जहाँ पर हार्मर को आप फेल होते हुए देख सकते हैं। अगर नॉर्दम्प्टनशायर का वही हालत होता है जैसे कि लास्ट सीजन में हुआ था कि पहले 1-2 दिन में ही वो निपट गए, दूसरे दिन पे बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, तो हार्मर को विकेट्स मिलेंगे नहीं, तो पेसर्स जो होंगे वो सैम कुक, पॉटर्स, टिकटी वही मामला निपटा देंगे, तो ये भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा कंसिडर कर लेना, टॉस वगैरह देख लेना कैसी टीम वगैरह बना रही है, टीम वगैरह उतार रही है ये टीमें। केरिगन जैसे कि एक इंक्लूशन अगर करती है टीम तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं स्पिनर्स का काम हो सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रही है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। बाकी मोटा मोटा स्ट्रक्चर यही है। एक बॉलिंग हैवी टीम अगर आप बनाना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बैकफायर करने के चांसेस हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन क्रिस्ली और हार्मर, इसके अलावा सैम कुक का भी ऑप्शन आ सकता है। सैम कुक अगर डे 1 से एस बॉलिंग करा रही है तो सैम कुक बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो ये 3 एस की तरफ से, और एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा नॉर्दम्प्टनशायर की तरफ से वो है रॉब कियो, ठीक है। एक जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। विल यंग वगैरह है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वाली टीम है तो इसीलिए मैं इस मैच के लिए विल यंग को कैप्टन बनाने का सजेशन नहीं दूंगा, टीम में डेफिनेटली रखना है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में कोई अपडेट्स वगैरह आए तो आपको वो वही भी मिल जाएगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।